गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पार्ट थर्ड की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें हमने शुगर एक्ट तक हमने बात कर ली थी और आपको शुगर एक्ट के बारे में बताया था किन परिस्थितियों में इन उपनिवेशों की स्थापना हुई, किन कारणों ने अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब शुगर एक्ट के बाद हमारा देखिए महत्वपूर्ण एक्ट आता है करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट, इसमें आप थोड़ा लिखिएगा। इस एक्ट के अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश, इस एक्ट के अनुसार राजा के किसी भी उपनिवेश में भविष्य में जारी की गई कोई हुंडी वैध नहीं मानी जानी थी, वैध नहीं मानी जानी थी। अब इस करेंसी एक्ट को लागू करने के पीछे मुख्य कारण क्या था कि उपनिवेशवासी जो थे वो अब मुद्रा के रूप में नकद नोटों का प्रयोग करने लगे थे। इससे आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ता जा रहा था और इस वजह से इस करेंसी एक्ट को लागू करने का डिसीजन इंग्लैंड की गवर्नमेंट को लेना पड़ा था। और इसके बाद आप लिखिएगा 1765 ईस्वी में बिलेटिंग एक्ट, 1765 ईस्वी में बिलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत जो उपनिवेश के लोग थे उन्हें सैनिकों के लिए आवश्यक रूप से निवास स्थान उपलब्ध कराने और उनके जीवन यापन के लिए जो आवश्यक सामग्री थी उसे उपलब्ध कराने के लिए इन उपनिवेश वासियों को विवश किया गया था। और अब इसका विरोध क्यों हो रहा था? क्योंकि उपनिवेशवासी जो है वो बहुत शांति प्रिय थे और वो सैनिकों को अपने यहाँ इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उनके द्वारा इस बिलेटिंग एक्ट का भी विरोध किया गया था। नेक्स्ट आप लिखिएगा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट 1765 ईस्वी में इसे ग्रेट विले जो थे उन्होंने इस स्टाम्प एक्ट को लागू किया था। और इस एक्ट के अनुसार समाचार पत्रों, कड़ी आलोचनाओं वाली पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, लाइसेंसों, पट्टों तथा कानूनी दस्तावेजों पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक कर दिया था। अब देखिए ये जो स्टैम्प एक्ट था इसको भी उपनिवेश वासियों ने किसी गंभीरता से इस एक्ट को भी नहीं लिया था और इस एक्ट का भी वही हाल हुआ जो पूर्व में बनाए गए एक्टों का हाल हुआ था। उपनिवेशवासी इस किसी भी नए कानून या किसी भी नए एक्ट को पूरी तरह से गंभीर रूप से नहीं ले रहे थे और उनका निरंतर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर इन एक्ट्स के या इन अधिनियम के माध्यम से उन पर तरह तरह की पाबंदियां लगाना चाहती हैं, इसलिए वो निरंतर उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को, अपने अधिकारों को किसी प्रकार से भी खोना नहीं चाहते थे। अब इसके बाद आप लिखिएगा नए कानून। कुछ नए कानून भी बनाए गए थे, न्यू लॉज। अब ये नए कानून कौन से थे इसमें आप लिखिएगा, एक कानून के अनुसार शीशे, कांच, रंग, चाय और अन्य कई वस्तुओं पर जिनका आयात उपनिवेशों में होता था उन पर चुंगी लगा दी गई, उन पर चुंगी लगा दी गई और इससे होने वाली आय का उपयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से नियुक्त गवर्नरों और राजकीय कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के भुगतान के लिए किया जाने लगा। दूसरे नियम के अनुसार उपनिवेशों में उत्पादित समस्त वस्तुओं पर चुंगी की वसूली सम्राट द्वारा नियुक्त कमिश्नरों द्वारा करने का निर्णय लिया गया। तीसरा कानून लिखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अमेरिका भेजी जाने वाली
चाय पर चुंगी लगती थी उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ये जो नए कानून थे, इन नए कानूनों के द्वारा भी उपनिवेशों की जनता की स्वतंत्रता का और स्पेशली आप देखिएगा उनकी जो आर्थिक स्वतंत्रता थी, आर्थिक क्षेत्र में जिस स्वतंत्रता को वो प्राप्त करने के इच्छुक थे, उस आर्थिक स्वतंत्रता का इन नए कानूनों और इन एक्ट्स के माध्यम से हनन किया जा रहा था। तो स्वाभाविक है कि इन उपनिवेश वासियों ने उसका विरोध किया होगा और वो सही भी था। अगला लिखिएगा बोस्टन हत्याकांड। इसमें आप देखिएगा जो अभी आपको एक्ट्स लिखवाए हैं, शुगर एक्ट है, करेंसी एक्ट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, कृपया इनको बहुत अच्छे से तैयार करें। एंड नाउ अब जो मैंने अभी आपको टॉपिक बोला है, इस पॉइंट को भी आप लिखिएगा बोस्टन हत्याकांड, और इसको भी आप इंपॉर्टेंट में डालेंगे छोटे क्वेश्चंस में। स्पेशली ये क्वेश्चंस अधिकांशतः रिपीट होते रहते हैं। बोस्टन हत्याकांड देखिएगा, इसमें 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन, 5 मार्च 1770 ईस्वी के दिन बोस्टन नगर में 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झड़प हो गई। 7 अंग्रेज सैनिकों और नगरवासियों के बीच झड़प हो गई। पहले इस झगड़े में बर्फ और मुक्कों से झगड़ा किया गया, किंतु बाद में घबराए हुए ब्रिटिश सिपाहियों ने या सैनिकों ने गोली चला दी, जिसमें 3 नागरिक मारे गए। उपनिवेशों के उपद्रवियों को इंग्लैंड के विरुद्ध भड़काने वाले आंदोलन ने इसमें महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। एक अमेरिकी इतिहासकार ने इसे बोस्टन हत्याकांड की संज्ञा देकर इसे नाटकीय ढंग से ब्रिटिश हृदयहीनता और नृशंसता का प्रमाण रूप दिया, जिसका एक अनुकूल प्रभाव पड़ा। इसके बाद आप लिखिएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भली भांति परिचित हैं। भारत में जब अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हुआ था, उससे पूर्व आप देखिए यही ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंग्लैंड की, जिसे भारत में व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आई थी और धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाओं का लाभ उठा करके इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की इस समय जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी खराब हो रही थी। चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार था, लेकिन चाय की जो गोदाम थे वो भरे पड़े थे और उनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। ऐसी कंडीशन में ये डिसीजन लिया गया था कि जितनी भी चाय जो गोडाउन्स में भरी हुई है उनको अमेरिका के इन उपनिवेशों में बेचा जाए। अब स्वाभाविक है अमेरिकी लोग जो थे वो अपनी यहाँ की उत्पादित चाय को ही खरीदना और बेचना चाहते थे। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर एक चाल चली, उन्होंने इस चाय को चुंगी मुक्त करके सस्ता कर दिया और उनको ऐसी आशा थी कि जब अमेरिकी उपनिवेशों को सस्ते दामों पर चाय उपलब्ध होगी तो वह अपने यहाँ की उत्पादित चाय के स्थान पर वो इस चाय को लेना
पसंद करेंगे या किस चाय को खरीदेंगे। लेकिन उनकी इस उम्मीद और आशाओं के विपरीत आप देखिएगा अमेरिकी लोगों ने इसका विरोध किया। जब चाय की पत्ती से भरे हुए जहाज अमेरिका पहुंचे तो उन का विरोध किया गया और उन्हें समुद्र तटों पर उतरने नहीं दिया गया। विवश होकर के अधिकांश चाय से लदे हुए जो जहाज थे वो वापस इंग्लैंड पहुंच गए। लेकिन 2 जहाज ऐसे थे जो वहां पर रुके रहे और उन्हें ये उम्मीद थी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो चाय लाई गई है उनको किसी तरह से इन उपनिवेशों में जाकर के बेचा जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। लेकिन जब 2 जहाज वहां रुके रहे बोस्टन बंदरगाह पर और कोशिश ये की गई कि जितनी उन दोनों जहाजों के अंदर चाय लदी हुई है उन सबको गोडाउन तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन जब इसकी खबर इन उपनिवेश वासियों को लगी तो वे आदिवासियों का वेश धारण करके इन जहाजों पर टूट पड़े और जितने भी चाय के पैकेट्स थे उनको समुद्र में उन्होंने बहा दिया। और यही जो घटना है वो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है। इसमें आप लिख लीजिएगा थोड़ा सा, 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को 26 दिसंबर 1773 ईस्वी को रात को 50-60 व्यक्तियों ने रात को या रात्रि के समय 50-60 व्यक्तियों ने आदिवासियों का वेश धारण करके जहाजों पर आक्रमण कर दिया और सारी चाय को समुद्र में फेंक दिया। इतिहास में इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा कारणों में, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। अब देखिए ये महाद्वीपीय कांग्रेस क्यों आयोजित की गई थी। दिन पर दिन ये जो नए कानून बन रहे थे उन कानूनों से इन उपनिवेश वासियों में काफी असंतोष बढ़ता जा रहा था और इस असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से कुछ उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से एक महाकांग्रेस या महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित करने का एक योजना तैयार की और जिसके तहत उसमें इन उपनिवेशों के प्रतिनिधि सम्मिलित होकर के जितनी जो समस्याएं हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे और भविष्य के लिए अपनी योजना या रणनीति को तैयार करेंगे। इसमें आप लिखिएगा 5 सितंबर 1774 ईस्वी को महाद्वीप की इस प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ जिसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अन्य सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रतिनिधियों में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स और सैमुअल एडम्स, वर्जीनिया के जॉर्ज वॉशिंगटन और पैट्रिक हेनरी, और दक्षिण कैरोलिना के जॉन रुटेलेस और क्रिस्टोफर गैडस्टेन प्रमुख थे। ठीक है, अब देखिए आपको बता दें इस कांग्रेस का उद्देश्य क्या था। जितने ये नए कानून बनाए गए थे इन नए कानूनों को दमनकारी कानून की संज्ञा देते हुए इनके विरोध में इनसे उठी हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए इस महाद्वीपीय कांग्रेस को आमंत्रित किया गया था। यही इसका उद्देश्य था। अगला लिखिएगा द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस।
अब देखिए, जब प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में समस्त समस्याओं या विषयों का पर चर्चा नहीं हो सकी और या ये कहें कि एक स्थायी डिसीजन नहीं निकल पाया, तो उसमें रही कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन किया गया था। इसमें आप लिखिएगा 10 मई 1775 ईस्वी को 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस की बैठक हुई। बोस्टन के एक धनी व्यापारी जॉन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की। जॉन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की। टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, टॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेता भी इस कांग्रेस में सम्मिलित हुए। काफी विचार विमर्श के बाद इसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया गया, उसमें जो बातें कही गई वो इस प्रकार थी। इसको लिखिएगा, हमारा ध्येय न्याय संगत है, हमारा ध्येय न्याय संगत है, हमारी एकता संपूर्ण है, हमारे आंतरिक साधन बहुत हैं और आवश्यकता पड़ी तो विदेशी सहायता निसंदेह लभ्य है। विदेशी सहायता निसंदेह लभ्य है। जो शस्त्र हमारे शत्रुओं ने हमें उठाने के लिए विवश किया है, उन्हें हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयुक्त करेंगे। हम दास होने की अपेक्षा स्वतंत्र होकर मरने का एक मत से संकल्प कर चुके हैं। अब देखिए, इस घोषणा पत्र से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उपनिवेशवासी जो है वो अब अपनी स्वतंत्रता के लिए कितने अधिक उत्साहित हो रहे थे और अपनी उस स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन परिस्थितियों के लिए कहीं ना कहीं ये नए कानून, जो कि दमनकारी कानून के रूप में जा रहे थे, वो उत्तरदायी थे। यदि ब्रिटेन की सरकार उनके साथ अच्छा बर्ताव करती, यदि उनके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाता, तो वो भी अपनी पूरी ईमानदारी और शिष्टता के साथ उस सरकार को अपना सहयोग प्रदान करते। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि जिस स्वतंत्रता के लिए, जिस शांति प्रिय जीवन को जीने के लिए हमने इंग्लैंड से इन उपनिवेशों में बसना स्वीकार किया था, हमारी उन सभी उम्मीदों पर इन नए कानूनों ने, इन नए प्रशासनिक व्यवस्था ने पानी फेर दिया है। और अब स्थिति ये आ गई है कि हम अपनी इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जो हथियार और शस्त्र उठाने के लिए हमें ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने विवश किया है, हम उसके लिए तैयार हैं और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, ये जो संकल्प लिया गया था उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सभी का एक मत था, यानी सब एक मत से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होने को तत्पर हैं और हम अपनी स्वतंत्रता किसी भी कीमत पर खोने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम एक दास की भांति, क्योंकि ये जो नए कानून बनाए गए थे उन्हें वो दास की तरह ही समझा जा रहा था, तो इस दास का जीवन जीने से बेहतर है कि वह स्वतंत्र होकर के मरे। और इस प्रकार की घोषणा पत्र या इस प्रकार की बातें इस महाद्वीपीय कांग्रेस, जो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस हुई थी, उसके घोषणा पत्र में कही गई थी। आज की इस क्लास में अपने टॉपिक को यहीं मैं विराम देती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, जो
अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, फिर इसके जो परिणाम थे, उनको लेकर के पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लासेस का आनंद लेते रहिए और जल्दी जल्दी प्रे करिए कि हम लोग मिले। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।